नमस्कार। आज हम कोशिका के अंदर की दुनिया में झांक रहे हैं। हाँ, और खास तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन वो जमा क्यों और कैसे होते हैं। और साथ ही ये हायालिन चेंज क्या बला है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, तो चलिए उनमें गोता लगाते हैं। बिल्कुल। आज का लक्ष्य यही है कि ये प्रक्रियाएं समझें कैसे प्रोटीन का संतुलन बिगड़ता है और कोशिकाओं या ऊतकों पर इसका क्या असर पड़ता है। ये सेलुलर स्वास्थ्य को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रोटीन एक्यूमुलेशन होता क्या है और क्यों होता है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने, उसे मोड़ने यानी फोल्डिंग, कहीं भेजने यानी ट्रांसपोर्ट या फिर उसे तोड़ने यानी डिग्रेडेशन के काम में कोई गड़बड़ी हो जाए अच्छा। तो प्रोटीन जमा होने लगते हैं। माइक्रोस्कोप में ये अक्सर कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में गोल गुलाबी बूंदों जैसे दिखते हैं। ईओसिनोफिलिक ड्रॉपलेट्स कहते हैं इन्हें। हाँ, गुलाबी एचएनई स्टेनिंग में। हाँ, एचएनई स्टेनिंग में, कभी वैक्यूल्स या गुच्छों मतलब एग्रीगेट्स के रूप में भी। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखें तो ये अमॉर्फस मतलब बिना आकार के, या फिब्रिलर यानी रेशेदार, या फिर क्रिस्टलीन भी दिख सकते हैं। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? कई कारण हैं, जैसे कोशिका जरूरत से ज्यादा प्रोटीन सोख ले, इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन, या जरूरत से ज्यादा बना दे, एक्सेसिव सिंथेसिस, या फिर प्रोटीन की फोल्डिंग या ट्रांसपोर्ट में ही कोई डिफेक्ट हो, अच्छा। या फिर कोशिका का ढांचा बनाने वाले प्रोटीन साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जमा हो जाएं। और एक और कारण है असामान्य प्रोटीन का आपस में जुड़ जाना, एग्रीगेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स। ठीक है, तो पहला कारण आपने बताया इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन। इसका कोई उदाहरण देंगे? हाँ, ये किडनी में दिखता है, रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, खासकर तब जब पेशाब में प्रोटीन ज्यादा आ रहा हो, प्रोटीनूरिया जिसे कहते हैं। ओके। तो कोशिकाएं वो फालतू प्रोटीन पिनोसाइटोसिस से सोख लेती हैं और अंदर गुलाबी हायालिन ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो ये हमेशा रहने वाली चीज है। नई अच्छी बात यह है कि अगर प्रोटीनूरिया ठीक हो जाए तो ये ड्रॉपलेट्स गायब भी हो सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल है। अच्छा। एक और उदाहरण है रसल बॉडीज का। जब प्लाज्मा सेल्स बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने लगती हैं तो वो उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ईआर में जमा हो जाता है, गोल गुलाबी। समझ गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, डिफेक्टिव प्रोटीन ट्रांसपोर्ट या फोल्डिंग। ये तो गंभीर लगता है ना? हाँ, ये वाकई गंभीर है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें एक म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हो पाता, धीमे धीमे फोल्ड होता है या गलत फोल्ड होता है, और फिर ये लिवर की कोशिकाओं हेपाटोसाइट्स के ईआर में फंस जाता है। तो इसके दो बुरे नतीजे होते हैं। एक कि ये जरूरी एंजाइम फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे एम्फाइजेमा हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा, लिवर कोशिका के अंदर फंसा ये गलत मुड़ा हुआ प्रोटीन मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन ईआर पर जबरदस्त स्ट्रेस डालता है। ईआर स्ट्रेस। हाँ, और फिर अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है और अंत में कोशिका मर सकती है, एपोप्टोसिस। ओह, तो ये प्रोटीन न सिर्फ बेकार होता है बल्कि जहरीला भी हो जाता है कोशिका के लिए। सही कहा, बिल्कुल। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन प्रोटीन के जमाव की। कोशिका का अपना ढांचा। हाँ, साइटोस्केलेटन में कई तरह के फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हाँ, ये कोशिका को स्ट्रक्चर देते हैं। इनके भी प्रकार हैं। केराटिन होता है एपिथेलियल सेल्स में, न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं न्यूरॉन्स में, डेस्मिन मसल में, विमेंटिन मेसेनकाइमल सेल्स में, और ग्लियल फिलामेंट्स एस्ट्रोसाइट्स में। और ये भी जमा हो सकते हैं। हाँ, जैसे अल्कोहलिक हाइलाइन, जिन्हें मॉलरी बॉडीज भी कहते हैं। ये लिवर की कोशिकाओं में केराटिन फिलामेंट्स के गुच्छे होते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज में दिखते हैं। अच्छा, मॉलरी बॉडीज। और दूसरा मशहूर उदाहरण है न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। ये अल्जाइमर्स रोग में न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोफिलामेंट्स और दूसरे प्रोटीन के जमाव से बनते हैं। हाँ, अल्जाइमर्स में तो ये टैंगल्स बहुत सुने हैं। और इसी से जुड़ा शब्द है प्रोटीनोपैथीज। ये क्या है? प्रोटीनोपैथीज उन बीमारियों का ग्रुप है जिनका मूल कारण ही है प्रोटीन का गलत तरीके से मुड़ना, मिसफोल्डिंग होना, और फिर गुच्छे बनाना मतलब एग्रीगेट होना। एग्रीगेट होना। हाँ, ये एग्रीगेट्स कोशिका के अंदर या बाहर जमा होकर उसके काम में बाधा डालते हैं। एमिलॉइडोसिस इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें कई तरह के प्रोटीन जमा हो सकते हैं। और न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियां भी। हाँ, बिल्कुल। बहुत सी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, वो असल में प्रोटीनोपैथीज ही हैं, क्योंकि उनमें खास प्रोटीन एग्रीगेट होकर नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। समझ गई। काफी जटिल है ये सब।
अब आखिर में आते हैं हाईलाइन चेंज पर। ये क्या दिखाता है? देखिए, हाईलाइन शब्द का मतलब होता है कांच जैसा। तो हाईलाइन चेंज कोई एक बीमारी नहीं है, ये बस एक वर्णनात्मक शब्द है, डिस्क्रिप्टिव टर्म। अच्छा, मतलब दिखने में कैसा है ये बताता है। हाँ, एच.एन.ई. स्टेनिंग में जब कोई कोशिका या ऊतक का हिस्सा एक जैसा मतलब होमोजीनियस, कांच जैसा ग्लासी और गुलाबी दिखे तो उसे हाईलाइन चेंज कह देते हैं। और ये कहाँ हो सकता है? ये कोशिका के अंदर भी हो सकता है, इंट्रासेल्युलर, जैसे वो रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स, रसल बॉडीज, मैलरी बॉडीज जिनकी हमने बात की। हाँ। और ये कोशिका के बाहर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर, जैसे पुराने चोट के निशान, स्कार्स में जो कोलेजन होता है वो समय के साथ हाईलाइनाइज्ड हो सकता है, कांच जैसा दिखने लगता है। अच्छा। या फिर एक और उदाहरण है हाईलाइन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस। ये छोटी धमनियों, आर्टेरियोल्स की दीवारों में होता है, अक्सर हाइपरटेंशन और डायबिटीज में। इसमें क्या होता है? इसमें खून से प्लाज्मा प्रोटीन रीसकर और धमनी की दीवार का अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन पदार्थ जमा होकर दीवार को मोटा और गुलाबी हाईलाइन बना देता है। तो अगर हम सार देखें तो प्रोटीन जमाव के कई रूप हैं, कुछ अस्थाई, कुछ स्थायी। हाँ, कह सकते हैं, जैसे रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स और रसल बॉडीज, वो शायद ठीक हो जाए अगर कारण हट जाए, रिवर्सिबल हैं। लेकिन डिफेक्टिव फोल्डिंग जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी में या साइटोस्केलेटल प्रोटीन का जमाव जैसे मैलरी बॉडीज, न्यूरोफिब्रिलरी पैंगल्स या फिर असामान्य एग्रीगेशन जैसे एमिलॉइडोसिस और एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाईलाइन चेंज जैसे आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, ये अक्सर ज्यादा स्थायी होते हैं, इरिवर्सिबल बदलाव का संकेत देते हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा कोशिकाओं में प्रोटीन का जमा होना और हाईलाइन चेंज पर। काफी कुछ समझने को मिला। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब आणविक स्तर पर, छोटी छोटी गड़बड़ियां कोशिका और फिर पूरे ऊतक के स्वास्थ्य पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, क्या भविष्य में हम इन प्रोटीन एग्रीगेशन की प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर पाएंगे? क्या इनसे जुड़ी बीमारियों, खासकर एल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे न्यूरोडीजेनरेटिव रोगों के लिए हम प्रभावी उपचार विकसित कर पाएंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और उम्मीद भी जगाता है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।